अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज गालिबन कोई तीसरा दिन है पाकिस्तान में सोशल मीडिया नेटवर्क का एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म एक्स। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि किसी को याद आता है अचानक, हुमा किसी को याद आता है अचानक से खोलना, वो खोल देते हैं और उसके बाद फिर 4 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। ये होता है अच्छा, जो आपको कहीं मुगालता होता है ना कि खुल गया, वहीं 5 मिनट के लिए कहीं वो अनब्लॉक किया जाता है और उसके बाद दोबारा से ब्लॉक कर दिया जाता है। यू आर वेरी राइट, बिकॉज कुछ 1 घंटा पहले एटलीस्ट जब मैंने इसको किया था जरा रिफ्रेश तो हो गया था और अभी एज वी स्पीक नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा? किस चीज का हमें डर है? ये बड़ी अजीब बात है वैसे दुनिया में। एट द सेम टाइम जो फेक न्यूज़ हैं, जो प्रोपेगेंडा तो नहीं, जो फेक न्यूज़ हैं, जो गलत खबरें हैं, जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं, एक छापे का बड़ा जिक्र है सोशल मीडिया पर्टिकुलरली एक्स पे, जिसको एक जमात और उनके लीडरान ट्वीट कर रहे हैं। जिस शख्स ने, जिस यूट्यूबर ने वो छापा मारा, वो भी उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है और वो ये कह चुके हैं, उनसे बहुत से हमारे दोस्तों की गुफ्तगू हुई है कि ये फंस गए वो इस जाल में। जिस तरफ से उन्हें टिप आई थी, उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं की तरफ से ये सारा प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया है और उसके बाद वो इस फैब्रिकेशन में आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि उसको किस तरह से आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हुमा, क्या ये प्लेटफॉर्म्स बंद करना इन मसलों का हल नहीं है? क्योंकि इससे और ज्यादा इब्हाम क्रिएट। लेकिन अब्दुल्ला, हमारे यहाँ बैनिंग कल्चर है। अभी आज मैं कल का एडिटोरियल जो था डॉन न्यूज़ का, तो उसमें दोबारा से बसंत की बात की गई कि अच्छा भला हमारा एक त्यौहार था यू नो इन द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और ख़ास तौर पे जहाँ इतनी जॉयलेस ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही हो, तो एक इस चीज़ को और बैन ही आप कर दें। 20 साल हो गए हैं बसंत को बैन हुए हुए। अभी कल परसों किसी ने 2-4 लड़कों ने मिल कर ही लिया थोड़ी सी बसंत, थोड़ा सा स्प्रिंग फेस्टिवल उन्होंने कर लिया। उनमें से कितने बच्चे तो पकड़े गए, उनको अंदर मेरा ख्याल है कि इसका कोई प्लान बनना चाहिए। इसका कोई प्लान बनना चाहिए। अब नामजद वज़ीर आला पंजाब जो आई हैं, यू नो, यू शुड also think about it because this was a very important cultural event of Pakistan. Anyhow, हुकूमत बनाने के दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं। हुकूमत भी कोई चीज़, हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के दौर पे दौर चल रहे हैं और बज़ाहिर मौलाना के बगैर ही ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले तो PDM होती थी ना इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरने वाली। PTI के लिए माहौल बदलता हुआ महसूस हो रहा है। रूपोश रहनुमाओं को बगैर किसी मसले के ज़मानतें मिल रही हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने पत्ते कल बड़ी हद तक वाज़े कर दिए हैं अपनी हुकूमत बनाने के दावों के साथ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन से अपने हिस्से की खुसूसी नशिस्तें भी मांग ली हैं और अपनी हुकूमत की तरजीहात बताई हैं। अलमारूफ पीर चौक का भी जिक्र हुआ। रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करे। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पे हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। डी चौक में होगी इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हल्फ बर्दारी की तकरीब इंशाअल्लाह, और वो दिन दूर नहीं है, मंजिल करीब है पाकिस्तान। सेनेटर फैसल को काफ़ी अरसे से नहीं देखा। हाँ। अच्छा लगा वैसे देख के वंडरिंग कि ये किधर गए। दूसरी तरफ वफाक में हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की बैठक आज फिर होगी। बिल्कुल, आज सुबह फिर होगी और गुज़िश्ता शब दोनों जानिब से हतमी तजावीज़ का तबादला भी किया गया। और रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारर कहते हैं काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें जो हैं वो तयशुदा हैं। PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि PP वजारतें नहीं लेगी, सिर्फ नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। 2-3 तारीख को वज़ीर आज़म के इंतखाब की बारी है
उस वक्त तक आपने हुकूमत के, और हुकूमत को हमने क्या करना है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें तय कर दें ताकि हुकूमत कल किसी नए डेडलॉक का शिकार ना हो। हम उससे कोई बंदरबांट तो कर नहीं रहे, हम तो गवर्नमेंट में शेयर ही नहीं ले रहे। अगर आप इत्तेहाद में चल रहे होते हैं तो ये तो नहीं होता कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे होते हैं। जरदारी साहब, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है, पार्लियामान के ओहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हमारा हक है। अच्छा, ये बड़ा बार बार और हम भी जब आपको बता रहे होते हैं तो ये वाजे कर देते हैं कि पीपी ज्वाइन तो कर लेंगे, मतलब उनको मदद ज़रूर कर देंगे हुकूमत बनाने में PMLN को, लेकिन वजारतें कोई नहीं होंगी, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन क्या मुख्तलिफ जगहों से दबाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो वजारतों या फेडरल काबीना का भी हिस्सा हों? अब इत्तलात तो ऐसी हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है से कि कहीं ना कहीं से दबाव ज़रूर आ रहा है, बट दे आर एडमेंट एंड वेरी रिलक्टेंट। लेट्स सी कि किस तरह उसे टैकल किया जाता है। लग रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी न किसी फार्मूले पे पहुंच ही जाएंगे। खबरें यही हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतें लेकर सियासी नफ़ा और नुकसान का हिस्सादार बनने पर आबादा हो गई है, लेकिन असल मसला हुकूमत बनाना नहीं होगा, वैसे हुकूमत चलाना होगा, जो कोई भी बनाएगा। मौशी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर हुकूमत के पाँव मजबूत नहीं होंगे और फिलहाल इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंतखाबी धांधली का जो मामला है वो अपनी जगह बरकरार है, बहुत से मामलात उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अरकान ने सेनेट इजलास की कार्रवाई चलाना मुश्किल बना रखी है। कल चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया गया, धांधली के खिलाफ नारे लगाए गए। ये तो सेनेट है, सोचे आने वाली कौमी असम्बली के क्या हालात होंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन पर 50 अरब के लगभग रुपया खर्च हुआ और उसके बावजूद बदकिस्मती है कि हमारी सियासत और हमारी रियासत दोनों बंद गली में खड़ी नज़र आती हैं। इज़ देयर अ वे फॉरवर्ड? पता नहीं, ये हर शख्स, हर पाकिस्तानी का सवाल है। और कल कमर ज़बान कायरा साहब कह रहे थे ना कि अभी तो बड़े दिन हैं। सर, बसद एहतराम अभी बहुत दिन हैं, लेकिन एट टाइम्स आपको मुल्की मफाद बाला तर रखते हुए अपनी सियासत को पीछे छोड़ते हुए, जो आप कर रहे होंगे आई एम श्योर, अगर इससे इत्तेहाद में आने के लिए मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बास काम जल्दी करने चाहिए। हर गुजरता दिन मुल्की मईशत के लिए बुरा साबित हो रहा है, लोगों में इस्तराब बढ़ा रहा है। सो जो आपके जहन में अगर है ना कि बड़े दिन हैं, यकीनन आईन और कानून के मुताबिक आपके पास दिन हैं, आप 2-3 मार्च तक की बात कर रहे हैं, लेकिन दिस शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज़ अनसर्टेनिटी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इन द स्पिरिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड डूइंग बेटर फॉर पाकिस्तान, तो फौरन ऐसे काम करें। इसको सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर। शुक्रिया सर, वक्त दिया। अब हम चलें आपसे यहीं से बात शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी थिंग्स मूविंग अहेड? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाए? कल आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद भी कर लिया, अभी तो नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो जाहिर है अभी ऑपोजिशन में बैठेंगे और जब नंबर्स आपके ट्राइब्यूनल वगैरह में फैसले आ जाएंगे, जो आपका दावा है आपको सीटें मिल जाएंगी, तब उस वक्त जो भी वज़ीर आज़म होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, फ़िलहाल तो हमारा जो हदफ है वो यही है कि हम वफाक में भी और जो 2 सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, दोनों में जो है वो हुकूमत बनाने की जो है वो सही करेंगे, वो कोशिश करेंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम बावजूद तमाम सऊबतों के, तमाम पाबंदियों के, जिनके बारे में बैनुल-अक़वामी जो है ममालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी और ऑब्जर्वर्स ने भी ये अब कलम बंद किया है कि बहुत नाजायज़ पाबंदियाँ थीं, अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस, उनके बावजूद आप देख लें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से सुरखरू किया है। तो अब उस प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल जो हमें एक मुश्किल का सामना था कि ये कि जी एक तो बहुत बड़ी मुश्किल और चैलेंज को हमने अबूर किया कि जी इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार, इतने सारे इंतखाबी निशान, नेशनल असम्बली का कैंडिडेट का कुछ और निशान, सूबाई असम्बली वाले का कुछ और निशान, उसको मरहले को अबूर करने के बाद अब ये जो हमने इत्तेहाद करने का और दूसरी पार्टी में जो है हमारे आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने का है, ये इसी सिलसिले का जो है मज़ीद इक़दाम है। और ये आपस में
करते रहे हैं PMLN और PPP वाले आप गुफ्तगू और MQM, ख़ासतौर पे इन 3 जमातों का तो हमारे बानी चेयरमैन ने भी ये ख़ास कहा है कि हम इनके साथ जो है वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनको जाली मैंडेट देने के लिए ही वो सारी जो धांधली है वो हुई है। कराची में जिस तरह, पंजाब में जिस तरह और दीगर जगहों पर जो है हमने हमारे जो अबूरी चेयरमैन हैं उन्होंने बताया भी है कि कितनी तादाद में सीटों से हमें वफाक में और हर सूबे में महरूम किया गया है, तो उसकी जदोजहद भी जो है वो जारी रहेगी। और अच्छा, आगे ये भी बता दें ताकि ऑब्वियसली बहुत सी कंफ्यूजन होती है और आज आप हमारे साथ हैं तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो इत्तेहाद की बात हुई है उसके क्या फाइनल पॉइंट्स हैं, क्या अग्रीमेंट्स हुई, कोई लेन देन तो हुई होगी, तो उसके ज़रा फाइनल पॉइंट्स पे बात कर लूँ। जी, उस फाइनल पॉइंट्स पे मैं आता हूँ, वो मैं अपने पिछली गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ कि एक और मैं चाह रहा था कि अपने बानी चेयरमैन की तरफ से जो उन्होंने अपने जेल की सेल से पैगाम भिजवाया है, ये जो हुकूमत साजी के लिए दोनों बड़ी पार्टियां तीनों ये जो तीसरी वाली मिला के कर रहे हैं, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट जो है हम पे मुसल्लत हो रहा है। और जो 8 फरवरी का वोट था वो तो असल में उस उबलते हुए तैश का, उस गुस्से का इजहार था, इसी PDM जिसका PDM 2.0 हम जो है वो देखने जा रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक तो हमारे जो अबूरी चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑर्गेनाइजर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने कल जो है उसके बारे में उस पर रोशनी डाली है। देखें जी, बुनियादी तौर पे इसमें यही अहम नुकात जो हैं वो इसी तर्ज पे होते हैं कि 2 इसमें अहम पहलू हैं इसके। एक ये कि एक पार्लिमानी नुमाइंदगी रखने वाली जमात में जा कर के, इंतखाबी निशान रखने वाली जमात में जा कर के जो सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा बनते हैं, और फिर उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पर मुतनासिब जो नुमाइंदगी है उस पर ख़वातीन की और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर फिर हमें एंटाइटलमेंट मिलती है, जिसके बारे में हमने अब मुतालबा कर लिया है। ये पहला उसका आंसर है। दूसरा आंसर जो है उसका ये है कि फिर वो तमाम जो एक बारी वो बयान हल्फी दे के इलेक्शन कमीशन को जब आज़ाद उम्मीदवार एक सियासी जमात में शामिल हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे जितने नोटिफाइड हैं अभी उम्मीदवार उन्होंने दाखिल कर दिए हैं और अभी प्रोसेस जारी है, मजीद लोगों की नोटिफिकेशन जब होगी, बाय द वे कुछ लोगों की नोटिफिकेशनें भी इस धमकी पर रोक के रखी हुई हैं, जाओ नून लीग में जाओ या PPP में जाओ तो फिर नोटिफाई करेंगे या कोई इस तरह की बात, तो वो भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट इसका है वो ये है कि फिर वो जब आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं और वो बयान हल्फी जो है देने के बाद वो उससे बैक आउट नहीं कर सकते, वो कहीं और नहीं जा सकते, तो वो एक डिसिप्लिन के भी पाबंद हो जाते हैं। और वो डिसिप्लिन जो है उसको जो ड्राइव करने वाली जो ओहदा होता है वो उस पार्टी का पार्लिमानी लीडर होता है। तो जाहिर है क्योंकि सारी स्ट्रेंथ हमारी है तो उस अहम नुकात में ये भी शामिल है कि पार्लिमानी लीडर जो हैं वो जो शॉट्स को कॉल करेंगे वो हमारे नुमाइंदे ही होंगे और वो ऑब्वियसली फिर इन राब्ते में होंगे विद हमारे जो आपका मामला तो तय हो गया। बट अगेन वलीद साहब, अभी जाहिर है नेचुरली आप लोग हुकूमत नहीं बना सकते, ना पंजाब में बना सकते हैं ना वफाक में बना सकते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है, आपके बाद में ट्राइब्यूनल में फैसले आ जाएं, मामला सेटल हो जाएं, सीटों में इजाफा हो जाए, वो तब की बात है। तो तब तक जाहिर है हुकूमत साजी तो होगी, मुल्क तो चलेगा, आगे भी बढ़ेगा, तब तक आप लोग क्या अपोजिशन में बैठेंगे? इसमें एक काबिल ज़िक्र बात और है, और ये आप देखें, आप अपने अल्फाज पे ज़रा गौर करें जो अभी आपने मुझसे मुखातिब करके बोले हैं कि वो अब की बात है और वो तब की बात है। अब ये भी निज़ाम अदल ही है ना, हमारा निज़ाम अदल, हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, हमारी इलेक्शन कमीशन ही ने ये फैसले करने हैं। अब उनको वो स्पीड जो है वो नज़र नहीं आती जिसके तहत वो मुकदमे चले जेल के अंदर हमारे बानी चेयरमैन में, और यके बाद दीगरे 3 फैसले आए। और अल्लाह का फजल है जी कि खास तौर पे जो आखिरी फैसला उसमें से आया इद्दत केस का, मुझे तो लगता है कि बहुत सा हमारा इलेक्शन कैंपेन जो है वो उनके जरिए ही हो गया। लेकिन वो रफ्तार जो उन सेशन जजेस ने या जो वो स्पेशल कोर्ट्स के जजेस थे या नैब के जो जजेस थे, जो रफ्तार उन्होंने अपनाई, ये अब इससे मिसाल लेना, ये रफ्तार वो भी अपनाएं। लेकिन उसके अलावा भी अब बहुत सी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि जो मुतनाज़ा नशिस्तें हैं, और हम उनकी फहरिस्त दे सकते हैं बड़ी आसानी से। सर वो कितनी नशिस्तें हैं? एक तो कहा जाता है 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावा करती है, लेकिन एक्चुअली ट्राइब्यूनल में कितने केसेस हैं जो आप लोगों ने फाइल किए हैं?
देखें जी, ट्राइब्यूनल में जो केसों की तादाद है, कल उसके बारे में मैं कोई तज्जिया पढ़ रहा था, उसमें उसकी तादाद तो अभी मेरे ख्याल में कोई 30-35 या ऐसा कुछ है जी। तो लेकिन मैं उसकी भी आपको अर्ज कर दूं, हमारा जो इलेक्शन का कानून है वो ये कहता है कि जब एक रिटर्न कैंडिडेट नोटिफाई हो जाए तो उसके भी 40 दिन बाद तक भी आप ट्रिब्यूनल में मामला ले जा सकते हैं, वो उसकी हद होती है। तो उस हद के दर अब तो बहुत से लोग अपना मुआद इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे हम परेशान नहीं हो कि जितनी अर्जेंसी सोशल मीडिया पे है उतनी अर्जेंसी फिर उस महाज पे भी होनी चाहिए ना। बट यस, चलें, आप कह रहे हैं लेकिन वो केस बनाते वक्त फिर वो देखें ना, वकला की राय भी होती है, केस बनाते वक्त स्ट्रैटेजी भी होती है, एविडेंस भी इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में केसेस हैं वो उनका एक इख्तियार है समरी ट्रायल का, वो उसके तहत भी गए हुए हैं और उसमें ज्यादातर मुतवक्के तौर पे उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं वो केसेस। आप देख लेना, मिसाल ले लें इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पे उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में वो केस फारग कर दिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने भी वो तायद की उसकी, अब डिवीजन बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील हुई है तो वो तीनों नोटिफिकेशंस मुअत्तल हो गई हैं। तो ये जद्दोजहद कानून और आइन के दायरे में ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि अगर हमें ये एजाज ना मिल सका कि हम हुकूमत बनाएं जहां हम चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो उसमें कोई इबहाम नहीं है, लेकिन ना मिल सकी तो उस वक्त तक जब हमारा मैंडेट बहाल होता है हम बिल्कुल ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। लेकिन वो अगला मरहला है। फिलहाल हमारी जुस्तजू और हमारी कोशिश जो है वो हुकूमत बनाने की है, वफाक में और 2 सूबों में, जिसका पहले दिन से हम ऐलान कर रहे हैं। चलिए जी, आपकी अभी जुस्तजू वही है, लेकिन अगर तब तक मामला हल नहीं होता तो आप लोग ऑपोजिशन में तब तक बैठेंगे, फिर जब नंबर पूरे हो जाएंगे तब आप लोग हुकूमत बनाने की दोबारा आएंगे। बेसिकली इन अ नटशेल बात यही समझ आइए कि नंबर्स गेम, ऑब्वियसली नंबर्स पूरे होंगे तो बात आगे जाएगी, तो वो नंबर्स जो हैं वो अभी तक नहीं है। और अभी वलीद साहब ने खुद भी कहा कि ट्राइब्यूनल में 30-35 के करीब हमारे मामला जो हैं वो गए हैं, केसेस हैं, तो ये दावा लेकिन इनका 180 का है, सो वो अभी इंतजार करते हैं 40 दिन तक। लेकिन बात ये है कि कभी कभार बड़ा एक फ्रिवलेसली, वही मैं टर्म यूज करूंगी, कह दिया जाता है कि जी हम हुकूमत बनाएंगे और हमारा इससे इत्तेहाद हो रहा है, उससे ये एक उम्मीद तो जरूर हो सकती है और कोशिश भी नजर आ रही है, बट एट द मोमेंट एज वी स्पीक नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो वो कह देना There is no way कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ putting it in a nutshell हुकूमत बना सके फिलहाल पंजाब या वफाक में। इसलिए ये सारी बातें जब हम करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स एन एस्पिरेशन और कोशिश नजर आती है, बट ऑन द ग्राउंड इस वक्त हो नहीं सकता। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है आज़मा बुखारी साहिबा ने। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। बड़े दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रही हैं। बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम आज़मा साहिबा, कैसी हैं आप? अब ये बता दीजिएगा कि क्या है आपके पास अपडेट, क्योंकि बहुत से लोग माना की बुनियाद पर पंजाब में भी सूबाई असम्बली की सीट पे भी PMLN में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, सो आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए? थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि पंजाब के अंदर तो जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के अंदर मौजूद थे, और अब जो आज़ाद उम्मीदवार ने हमें ज्वाइन किया है हम जो सिंपल मेजॉरिटी है उससे आगे जा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, कल उनकी सरबराही में एक पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो भी होने जा रही है, और हम बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ, हुकूमत साजी की तरफ जो है वो ऑफिशियल कदम जो है अपने उठाने लगे हैं। होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा मिलेगा कुछ, इस हवाले से आपके पास खबर है? क्योंकि इत्तलात यही थी कि अरेंजमेंट ये हुआ है कि पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ हुकूमत साजी का हिस्सा होगी। अब्दुल्ला फ्रैंकली इसके ऊपर मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकती बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है वो वफाक के में बनने वाली हुकूमत के साथ जो है एसोसिएटेड है, और आज भी हमारी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात है, और उस मुलाकात में जो चीज़ें जिसके ऊपर एग्री किया जाएगा उसके अगर पंजाब जो है उसके अंदर शामिल हुआ, जिसके काफ़ी सारे चांसेस हैं, तो यकीनन उसमें पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी को जो है उनके बारे में अकोमोडेट किया जाएगा। बट अभी इसके बारे कुछ नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियली मेरी पार्टी के बारे में कोई। ये आपने अभी इंडिपेंडेंट्स का भी जिक्र किया है, कोई नंबर शेयर कर सकती है कि कितने इंडिपेंडेंट्स आपके साथ, आप लोगों के साथ आके मिले?
कल पार्लियामेंट्री पार्टी है और कल जो है वो तमाम लोग, हम बातें नहीं करते, हम कल बाकायदा तौर पर जो लोग जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उनके साथ जो है वो आपको पावर शो जो है वो मिलेगा पूरा एग्जैक्टली नंबर। अभी हम रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है पंजाब असेंबली के अंदर, उसका जो है इंतजार है। होपफुली आज शायद रिजर्व सीट्स जो है पंजाब असेंबली की उनका नोटिफिकेशन हो जाए तो हमारी स्ट्रेंथ जो है फिर वो टोटली आपको बताई जा सकती है, बट इतना मैं सेफली कह सकती हूँ कि 190 प्लस है हम। अच्छा, अब ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला होंगे, यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा होंगी, कुछ सोचा है आगे इन हालात को देखते हुए और इन शख्सियात को सामने रखते हुए कि मुल्की मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हुए एज अ सियासतदान आपको नज़र आ रहे हैं? डू यू सी स्टेबिलिटी कमिंग या फिर आपको मज़ीद महाजराई में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझती कि देयर इज एनी मैच मरीम नवाज शरीफ का और अली अमीन गंडापुर का किसी भी तरह कोई मैच हो सकता है। जाहिर है वो भी वज़ीर आला ही होंगे, इंटरैक्शन तो होगा ही। होंगे तो वज़ीर आला ही जी, लेकिन जाहिर है कॉम्पिटेंस जो एक डिलीवर करने की एक सलाहियत है, फिर ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब ये जो नॉमिनेशन है इटसेल्फ अली अमीन गंडापुर की, इसके ऊपर बहुत सारे आईब्रोज जो है आपको पता है पहले भी उठ रहे हैं कि क्या अभी भी फिर भी लड़ाई का प्रोग्राम है, और वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं आपने उनको अगर सुना हो, वो धमकियां दे रहे हैं मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, वो तो उसी के अंदर रहेंगे, उन्होंने तो उसी में रहना है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत प्लान तरीके से और एक बहुत मुनज़्ज़म होमवर्क के साथ इंशाल्लाह ताला सीएम बनने जा रही हैं। उनके पास एक लेगेसी है अपने वालिद साहब की, शहबाज साहब की, और उसी तमाम चीज़ों को जो गुड गवर्नेंस के हवाले से है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बहादुर है और अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हुए उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एज ए खातून मेरे ये बहुत ऑनर की बात है कि एक खातून जो है वो पहली दफा पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, और मुस्लिम लीग नून को ये एजाज हासिल है कि उसने खवातीन को, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात की जाती है, या खवातीन को जो है अभी भी पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देख लें कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या खवातीन को बड़े ओहदों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो किया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तमाम महकमों के हवाले से, तमाम जो डिवीजन है उनके हवाले से एक बहुत होमवर्क के साथ इंशाल्लाह सामने आएंगी, और आपको एक गुड गवर्नेंस, मुख्तलिफ अच्छे इनिशिएटिव्स, बहुत प्रो डेमोक्रेटिक और प्रो वुमेन जो वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको वो आगे लेके चलती हुई नजर पहली वज़ीर आला होंगी पंजाब की, बिल्कुल होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक पॉइंट उसमें मियां नवाज शरीफ की साहबजादी या जानशीन होने का भी है, सो वो भी उस क्राइटेरिया की वजह से भी लेकिन सूबे की वज़ीर आला के ओहदे तक उम्मीदें भी हैं और प्रो डेमोक्रेटिक भी होंगी, प्रो विमेन, प्रो वेलफेयर, ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑफ कोर्स। अच्छा, आज ये बता दीजिए कोई हतमी ऐलान मुतवक्के है पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत साजी को लेके? क्योंकि हर गुजरता दिन, कल कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे थे अभी बड़े दिन हैं, लेकिन ये जो बड़े दिन वाला मामला है ना, ये बड़ा इस्तराब पैदा कर रहा है कौम में, और अनसर्टेनिटी लोगों का कारोबार लिटरली मुतासिर कर रही है, बहुत से मामलात मुतासिर कर रही है। टोटली एग्री। मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट फॉर्मेशंस जितनी जल्दी हो जाएं उतना बेहतर है, और तमाम लोग जो है वो इस वक्त अपने अपने सूबे के हवाले से या वफाक के हवाले से लोग अब अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी स्प्लिट मैंडेट जैसा भी आया, लोगों का मैंडेट है, उनका एहतराम करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है होपफुली ये अब और आगे नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तमाम सियासी पार्टियों का मुल्क है, ये तमाम इदारों का मुल्क है, और इस मुल्क को जो क्राइसिस के अंदर तमाम लोगों की गलतियां शामिल हैं, अब इसको निकालने के लिए भी तमाम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मैं अपने कंधे पे नहीं लेना चाहता, दूसरे के कंधे पे फेंक दो और मैं जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर बाहर निकल जाऊं, ऐसे नहीं होगा। मुल्क हमारा है, प्रॉब्लम्स हमारे हैं, सॉल्व भी हमें मिलकर करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़मा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। सो लिहाजा अब थोड़ा सा और इंतज़ार, हम रोज बात यही करते हैं विदाउट एनी स्पेकुलेशन कि हम डायरेक्टली पता कर लें कि जी आप लोग किस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो ये स्टेज हमें पता चल गया, एक और दिन की स्टेज। सो कल कितने दिन और आगे होगा, रिमेंस टू बी सीन। आई थिंक ये हफ्ता तो गुजर ही जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये एक स्पोर्ट है गो कार्टिंग, जो कि मैंने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया इज़ माई क्वेश्चन टू माई ओन सेल्फ, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास अब ट्रैक्स भी हैं, और अब तो हम ज़रा उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां हम वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेने लगे। हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ, अदरवाइज हमारे इर्द गिर्द कराची में एक बड़ा जबरदस्त गो कार्टिंग ट्रैक है, ओमनी
रेस ट्रैक के नाम से, जहाँ पे अरसे से लोग जा रहे हैं, सीख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। पता है बहुत से लोग जो बाहर से रिश्तेदार कजन्स अचानक से आ जाएं तो उनको वैसे हमारे पास कितनी जगह एंटरटेनमेंट कराने के लिए, एक्सेप्ट ये कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पे चिकन या मटन कढ़ाई खा लें जाके, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन एक दिन के अलावा भी तो कुछ करना होता है ना, मतलब 2 दफा चलें आप खा लेंगे कढ़ाई। सो ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बाहर से आने वाले दोस्तों रिश्तेदारों को करा सकते हैं। सो यस, दिस इज अच्छा। तो ये जो है अब पहले यूरोप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो हो ही रहा था मकबूल, अब ऑल्सो इन पाकिस्तान, और टैलेंट और पोटेंशियल हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। कराची में ओमनी कार्टिंग सर्किट ने अपनी रेसिंग टीम बनाने का फाइनली ऐलान किया है, और ये रेसिंग टीम इसलिए बन रही है क्योंकि 24 फरवरी को दुबई में कार्टिंग चैंपियनशिप में ये हिस्सा लेगी। सो इसी रेसिंग टीम के 2 मेंबर्स, वन ऑफ देम हु हैपेंस टू बी द सीईओ ऑफ ओमनी कार्टिंग सर्किट, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अवैस नकवी, और हमारे साथ मौजूद हैं उमर खोड़ो, जो कि बहुत ही शौकीन हैं रेसिंग के। अच्छा, ज़बरदस्त, वेलकम। ये बताइएगा अवैस, आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा रियल पोटेंशियल क्या है? अब हम अगर वर्ल्ड रेस तक पहुंच जाए, हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कि जी हमें शौक कैसे हुआ एंड ऑल दैट, फॉरगेट दैट। हम उधर पहुंच रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें होनी चाहिए टू कम्पीट एंड टू विन समथिंग लाइक दैट? देखिए, सबसे पहले यू नीड अ डेडिकेटेड फैसिलिटी एंड अ वेन्यू, जो जैसे हमने बात की कि ट्रैक होना चाहिए, और द ट्रैक का स्टैंडर्ड और उस पे इक्विपमेंट वो स्टैंडर्ड की हो जिस पे हमारी पब्लिक, हमारे यूथ आके सीख सके, कम्पीट कर सके, ट्रेन कर सके। जब ट्रैक होगा और उस पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी तो फिर द स्काई इज़ द लिमिट। तो हम ट्रैक देख रहे हैं एक, और साथ हम कार्ट्स देख रहे हैं, वो कार्ट्स कहाँ की हैं जो यहाँ जिस पे प्रैक्टिस हो रही है? हमने जो ब्रांड लिया है वो सोडी कार्ट कहलाता है, इट्स अ फ्रेंच ब्रांड, और ऑल द कार्ट्स एंड ऑल द पार्ट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, और इट्स द टॉप ऑफ द लाइन गो कार्टिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड। सो व्हेन यू गो गाइस एंड यू उमर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको अट्रैक्शन हुई होगी, मैं जाऊँ तो द कार्ट इज लाइक अ कार, या फिर इट्स अ डिफरेंट टेक्निकल मशीन जिसको आपको सीखना पड़ता है? बेसिकली कार में क्या होता है कि समटाइम्स इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन। कार्ट में कोई ट्रांसमिशन नहीं है। मासलत अगर करें, बहुत से लोगों ने बचपन में वो डॉजिंग कार्स चलाई, पेडल है और ब्रेक है और स्टीयरिंग व्हील है। यस, सो इट्स बेसिकली अ बिगिनर लेवल के, अगर आपको फार्मूला 1 पे जाना है, उस लेवल पे जाना है तो आप कार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो ये कार्टिंग उसका एडवांस लेवल है जो बचपन में हमने छोटे से इतने से आते में डॉजिंग कार्स चलाई है जिसके साथ हम टक्करे मारते थे, बड़ा ही अच्छा। सो उसका एडवांस लेवल नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग बिकॉज़ इट्स अ ट्रैक एंड इट्स नॉट colliding with each other. ये जो है कार्ट्स जो हैं, these are proper racing machines, और they go to a top speed of 80 kph, जो स्टैंडर्ड है हमारी बेसिक, which is pretty fast for rental carts. और इस पे सारे स्किल्स जो आपको F1 ड्राइवर बनने के लिए चाहिए वो आप सीखते इस लेवल पे हैं थ्रू दीज मशीन्स। तो मेरी बात सुनेंगे, आप किसी को भी गाड़ी जो आपके रेस ट्रैक पे आता है चलाने के लिए थमा देते हैं, या उसका कोई क्राइटेरिया, उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करते हैं? नहीं, आपको एज क्राइटेरिया, हम मेन एक होता है एज क्राइटेरिया और फिजिकल साइज एंड हाइट एंड एबिलिटी टू रीच द पेडल्स एंड स्टीयरिंग व्हील। उसके अलावा हम सेफ्टी ब्रीफिंग देते हैं, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एनी ट्रैक इन द वर्ल्ड, कि वो सेफ्टी ब्रीफिंग दी जाती है और फिर आपको सेफ्टी गियर प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन एनीवन कैन कम एंड डू इट। बट ऑब्वियसली उनको वो सेफ्टीज को और रूल्स को ऑब्जर्व करना है, वो नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो। उमर साहब से जानना है कि उमर साहब वीकेंड पे चले गए, लड़के लड़कियां नौजवान, ये कर लिया वापस आ गए, मतलब इसको आगे कंपटीशन में जाना है, इसके लिए एक अलग लेवल और अलग डेडिकेशन चाहिए। सो व्हेन डिड यू रियलाइज, आपने क्या रोज जाना शुरू कर दिया था? जब नया खुला था तो हम रोज जा रहे थे। तो वी वर कराची में कुछ करने को ज़्यादा हेल्प था नहीं, तो मूवी देख ली, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, जैसे आप कह रहे थे पहले। तो हमारे लिए, फॉर मी इट वाज the place to go. It opened after a long time in Karachi, and usually हम बाहर मुल्कों में जाके ऐसी चीज़ें करते हैं कि बंजी जंपिंग कर ली, या गो कार्टिंग कर दी, any leisure activity or activity. So कराची में जब खुला, so I was a frequent customer to Uwais, and then he started a competition last year, a local racing championship, जिसमें मेरी टीम फर्स्ट आई। And we won the 4 races that were conducted in Karachi. तो आप अकेले थे? नहीं, I had a team of 4 people with me. अच्छा। उस 4 टीम ने हमने 4-6 घंटे की रेसेस की थी इधर। And you kept switching. Yes. गाड़ी आपकी कार्ट एक ही थी? कार्ट एक ही मिलती है और बंदे आपके 4 होते हैं। So basically you come into the pit, change the driver, and the cart goes out again.
तो इट्स अ 6 आवर कंटिन्यूस रेस जो कराची में हुई थी ओमनी कार्टिंग पे, उस पर हमने जो चैंपियनशिप हुई थी ओवैस भाई ने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें, बट एज अ ओनर ही वाज नॉट एज अ कम्पिटिटिव, मतलब बिकॉज ही वाज अ ऑर्गेनाइजर सो ही वाजंट एज But आपकी before getting into the Dubai karting championship, this is your last big race जो आप लोगों ने की है और इस पे आपने qualify की है to be a part of this one. Yes, so Ovais bhai thankfully has sponsored us via Omni Karting Circuit. He's taking the 4 best drivers from Karachi. All right. And putting together a team under the Pakistani flag to race in Dubai. Do you take your own kart with you या वही होंगी? No. We will be using the Dubai Kartdrome's karts. And that's how it is done? वरना लोग अपनी भी ले जाते होते हैं? नहीं, वो private karts होती हैं फिर। अच्छा, अब now we understand कि this is going to be an endurance race जो कि कितने hours होगी? Dubai में it's gonna run for 12 hours and they say it's 700 kilometers. तो 700 किलोमीटर अगर आप अंदाज़ा लगा दें तो 12 आवर्स उनको लगेंगे। तो 1.2 किलोमीटर का एक ट्रैक है जिसमें मुसलसल गाड़ी चलानी है, मतलब गाड़ी भी 12 घंटे मुसलसल चल रही है, लगती छोटी सी है। एक सवाल हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, दोबारा से हम चाहेंगे कि भाई ये नॉर्मल गाड़ी से किस तरह मुख्तलिफ होती है, ये जो कार्ट होती है या गाड़ी होती है, आप अच्छा खासे लहीम शहीम आदमी हैं तो छोटी सी गाड़ी है, इसमें फिट कैसे आते हैं? उसकी सीट जो होती है वो एडजस्टेबल होती है, यू कैन पुट इट बैक एंड फ्रंट, और पेडल्स भी उसके एडजस्टेबल होते हैं। आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ योर सीटिंग पोजीशन एंड योर स्टीयरिंग। तो उस हिसाब से आप 6'5" का भी बंदा आराम से फिट आ जाएगा एंड 4'5" का भी बंदा आराम से चला लेगा। Yes. अच्छा, ये endurance में मतलब आई एम थिंकिंग कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस व्हाट आर यू लिटरली डूइंग, क्योंकि आपकी क्या ड्राइविंग स्किल भी बीच में एक काम आ जाती है, लेकिन या फिर आपका हौसला दैट यू आर गोइंग टू बी देयर डूइंग दिस फॉर आवर्स? टू बी अ गुड ड्राइवर एंड टू बी अ गुड टीम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिकली आपको क्विक होना भी ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि हर लैप बहुत तेज़ चला रहे हैं, और यू हैव टू बी क्लीन एंड काम, बिकॉज अगर आप गाड़ियों को बम्प कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो पेनल्टीज़ मिलेंगी या आपकी कार्ट स्पिन हो जाएगी, तो यू विल लूज टाइम। सो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर फिटनेस, योर एंड्योरेंस, योर स्किल, योर रेस क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें मिला के, एंड योर टीम वर्क, बिकॉज यू नो पिट्स में भी बहुत स्ट्रैटेजी प्ले होती है कि कब ड्राइवर्स को पिट करना है, कैसे चेंज करना है, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उसमें भी टाइम कंज्यूम हो रहा होता है और वो टाइम आपका कैलकुलेट हो रहा होता है, वो हो रहा होता है। उसमें भी मिनिमम कुछ क्राइटेरिया के पिट्स में इतना मिनिमम टाइम आपको गुजारना है, आपने एक्सीड कर दिया या कम किया तो फिर आपके लिए पेनल्टीज लगेंगी, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वो जो क्रू होता है वो वहीं का होगा, वो क्रू भी आप लेके जाएंगे साथ? सारी टीम के ड्राइवर्स ही मैनेज करते हैं। ओके। सो होता है ये कि एक ड्राइवर चला रहा है, रिमेनिंग 3 जो है चीज़ों को मॉनिटर मैनेज कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो वो ड्राइवर पिट इन, उसको साइन दिया जाएगा, वो पिट इन करेगा, नेक्स्ट ड्राइवर रेडी होगा, वो स्विच करेंगे एंड द नेक्स्ट ड्राइवर विल गो। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आज हमने सीखनी है, जो ट्रैक जिसे हम कहते हैं, इसको पिट भी कहते हैं, ट्रैक भी कह सकते हैं, पिट तो होता है जहां गाड़ी आके खड़ी होती है और फिर उसकी वो टायर चेंज होता है, तो पिट वहां है और ट्रैक अदरवाइज है, और ये जो गाड़ियां हैं इसको कार्ट्स कह रहे हैं। करेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी चीज, इससे क्या इंसान क्या ग्रेजुएट करके एक्चुअल मोटर कार रेसिंग जो होती है, हमारे एक ड्राइवर है फार्मूला 1 टाइप हमारे शो पे ही आए हैं और बड़ा उन्होंने कार्टिंग से स्टार्ट किया था, तो क्या हम उधर देख रहे हैं आप लोगों को जाते हुए या फिर इधर ही रहते हैं? हमारी एज तो थोड़ी ऊपर निकल गई है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। If you want to go to Formula 1 on the road to Formula 1, you have to start at around 6 years of age. बिल्कुल, उन्होंने भी हमें यही बताया। 5-6 साल के बच्चे हैं श्योर गाड़ियां चलाने के लिए। हमारे पास 7 years and above को हम केटर करते हैं, जो जूनियर कार्ट्स हैं, और इस वक्त वी हैव अ फ्यू 11-12 year olds दैट ड्राइव विद अस बिग बॉयज, और वो हम उनको सिखा रहे हैं, यू नो ड्राइवर डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ जा भी रहा है एज अ टीम कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो अभी ओल्ड इनफ नहीं है टू रेस इन दिस, बट ही शुड ऑब्जर्व, बट ही इज बिल्कुल लर्निंग एक्सपीरियंस। चलिए, कराची में वैसे तो ये कंपटीशन में जा रहे हैं एंड होपफुली अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, लेकिन इफ़ यू आर इन कराची, इफ़ यू हैपन टू विजिट कराची, तो ये एक स्पोर्ट है जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपको डेफिनेटली इसको डेवलप होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग।
Thank you for having us. Lovely. So you can follow this up as well. 24th of Feb को है ये दुबई कार्टिंग चैंपियनशिप। अगर आप दुबई में तो देखने जाएं इंस्टेनो, भाई मुल्क के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बारिश का सिलसिला भी जारी है। आजाद कश्मीर में तो 3 दिन हो गए। ऑन स्क्रीन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लोगों को मुश्किलात। हाँ, ऑफ कोर्स भी, आई मीन आई कांट इमेजिन कि जाके हम रहना शुरू कर दें। हमें मुजफ्फराबाद से हमारे साथी हैं आरिफ उर्फी, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स हियर हिम। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का आज तीसरा रोज है और इस वक्त दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के इस सिलसिले की वजह से नदी नालों के बहाव में भी इजाफा हो चुका है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बालाई वादी नीलम, वादी लीपा में इस वक्त वादी की हद तक यानी ज़ेरी इलाकों में 3-3 फुट तक बर्फ जो है वो जम चुकी है, जबकि जो बुलंद पहाड़ी मकामात हैं उसके ऊपर बर्फबारी की जो शिद्दत अभी भी जारी है और तकरीबन 5-5 फुट तक बर्फ इस वक्त वहाँ पे हो चुकी है। सड़कों की सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के एक को मिलाने वाली जो शाहराएं हैं वहाँ पे ज़ेरी वादी नीलम के मकाम के ऊपर एक लैंडस्लाइड की वजह से वादी नीलम का जो है रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। इसी तरह बालाई वादी नीलम को मिलाने के लिए जो शाहरा है वहाँ द्वारियाँ के मकाम से आगे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरह सुदन गली चिकार जो रोड है सुदन गली के मकाम से बर्फबारी की वजह से बंद है। लसडना तोली पीर रोड जो है हाजी पीर और लसटना रोड जो है, इसी तरह तोली पीर अली सोजल जो रोड है वो भी बर्फबारी की वजह से बंद है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आज शाम तक अपनी पूरी शद्दोमद के साथ जारी रहेगा, जबकि 1 दिन के वक्फे के बाद या 1.5 दिन के वक्फे के बाद दोबारा बारिश का और बर्फबारी का एक सिलसिला जो है वो शुरू होने का इम्कान है। आगे जाके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है मौसम की मज़ीद शेयर करेंगे आपसे। और सियासी मौसम जो है ना उसका पता नहीं लग रहा, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हुआ है और कौम यही उम्मीद कर रही है कि जो भी मामला होना है, जिसने भी हुकूमत बनानी है अब बना ले भैया, अब बना ले, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर तरह का कारोबार, हर तरह का मामला मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? कुंडी साहब आप इस्लामाबाद में काफ़ी देर से, बताएं कि कुछ मामला सेटल हो गए हैं और अनाउंसमेंट्स जिन मुल्क इंतजार कर रहा है वो हम आज एक्सपेक्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की कमेटी ने कल भी मीटिंग की थी लेट और दोबारा एक मीटिंग हुई थी जो कि नहीं हो सकी, गालिबन आज मीटिंग हो रही है। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आज मसले का हल हो जाना चाहिए। जो छोटे मोटे हैं जो कमेटी के मेंबरान की मैंने कल भी मीडिया वो सुनी थी टॉक, तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरी उम्मीद हूँ, पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह ताला आज मसला हल हो जाएगा। चलिए, अगर छोटे मोटे मसले रह गए ये मसला हल हो जाएगा, ये जरा थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट कर दें। क्या छोटे मोटे नुकात हैं, क्या मसले हैं जो अभी भी जिनको आयरन आउट करना है? देखिए, मैं कमेटी के मेंबर नहीं हूँ, लेकिन कमेटी मुख्तलिफ इश्यूज को देख रही है। मैं पहले भी आप देखें कि हमारा 16 महीने का एक इतिहाद रहा है और उसमें हमारा कोई तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा PMLN के साथ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस दफ़ा अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो जो कुछ हमारे माजी में इशूज़ रहे हैं वो मुस्तकबिल में वो इशूज़ ना हो, क्योंकि हम भी आवाम को जवाब दें। हम भी अगर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आवाम को और उन्हें पार्टी के दोस्तों को, वर्करों को हम भी जवाब दे होंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया कुछ। तो इस हवाले से जो है कुछ छोटे मोटे इशूज़ मैं समझता हूँ कि ये बताइएगा अभी कि PMLN तो मुसर है कि आप लोग वफाकी काबीना का हिस्सा हों, इस पे क्या फ़ैसला मुतवक्के है? मतलब कल तक तो यही था, जो लास्ट कमर ज़मान साहब की गुफ्तगू हमने सुनी थी शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में, कि नहीं जी ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, फ़िलहाल ये हमारा फ़ैसला शुरू से है, स्टांस भी शुरू से है। लेकिन क्या PMLN के इसरार के अलावा भी आप लोगों पे कहीं से प्रेशर है कि आप लोग काबीना का हिस्सा हों? हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम काबीने का हिस्सा ना हो, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC के मेंबरान का प्रेशर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, वर्करों का प्रेशर है कि हम काबीना का हिस्सा ना हो। हमें तो ये भी है कि देखें ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि PTI ने सारे दरवाजे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बंद किए हुए थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी पार्टी साथ भी नहीं करेंगे, फिर शुरू कर दिए सिवाय PMLN और पीपल्स पार्टी के। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम PMLN के साथ बैठें, और उसमें हमने ये बैठने का ये था कि क्योंकि हम इस मुल्क जो है अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो दोबारा इलेक्शंस की तरफ ही मुल्क जाता है। मुल्क इस चीज का मुताबिल नहीं कि हम फिर फॉर इलेक्शंस की तरफ जाएं। ये तो एक प्रेशर है, लेकिन क्या मुक्तदर हलकों की तरफ से आप पे प्रेशर है कि आप काबीना का हिस्सा हों?
नहीं, हम कोई किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, हमने अपनी पार्टी को भी देखना है। हम ये नहीं है कि हम जो है वो आप कोई भी आपको कान से पकड़ के ले जाए कि आप जाए, ऐसे नहीं होता। राइट। अब सीसी ने फैसला किया है कि हमने जो है PMLN के कैंडिडेट को वोट करने प्राइम मिनिस्टर का, एतमाद का वोट भी देंगे, पॉजिटिव लेजिस्लेशन उसमें सपोर्ट करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। इस मुल्क को इकोनॉमिकल क्राइसिस से, पॉलिटिकल क्राइसिस से और जो दहशतगर्दी जो इस वक्त बढ़ी हुई है उससे निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रोल प्ले करना चाहिए। ये सारी बातें जो आपने कही है, इस्लाह करना या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, ये इन स्पिरिट आप कह रहे हैं या फिर ये लिटरली ये डिस्कशन में आएगा कि किस चीज़ पे क्रिटिसिज्म हो सकती है, किस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी? ये इतने माइन्यूटली क्या नुकात डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि टाइम तो इतना लग रहा है कि लिखे भी जा रहे हैं, कोई MOU का भी हमने सुना है, डॉक्यूमेंटेड। देखें, ये तो एक फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के मंशूर में बहुत फ़र्क है। हमने भी लोगों से वादे किए हैं, उन्होंने भी लोगों से वादे किए होंगे। हमारा मंशूर इंप्लीमेंट उस वक्त हो सकता है जब हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब वज़ीर आज़म हो। अब क्योंकि PMLN का वज़ीर आज़म आना है, उनके कुछ इशू से हमारे शायद डिफरेंसेस हों मेन इशू से, तो उस पर हमने रेफरेंडम से बात करनी है कि हमारे इशूज़ ये हैं, अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो। और फिर लेजिस्लेशन जो है वो डे टू डे अफेयर है। आप एक लेजिस्लेशन लाते हैं, 2008 में अगर आप देखें हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी थी, हमने इत्यादी जमातों के साथ हुकूमत कर रहे थे, लेकिन हमने मेजॉरिटी बिल्स यूनिवर्सली पास की क्योंकि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले रहे थे। 18वीं तरमीम की, सारी तरमीमें की, वो भी हमने यूनिवर्सली की। तो मेजॉरिटी बिल्स चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने यूनिवर्सली की। तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले तो आपको मुश्किलात नहीं होती। सर ये बताइए कि जैसे कि PIA की निचकारी जैसे मामलात हैं, छोटे मामले नहीं हैं, जाहिर है खरबों का नुकसान है, सालाना की बुनियाद पर IMF के साथ मामलात हैं, इस पर बहुत पेशरफ्त भी हो चुकी है, PMLN हक में है प्राइवेटाइजेशन के, आप लोग नहीं हैं, वो मामला भी डिस्कस होगा इसी स्टेज पे या फिर आगे चल के देखेंगे? देखिए, मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। कमेटी के मेंबरान जो बैठे हैं वो इसको डिस्कस करो, कमेटी के मेंबरान अंडर ओथ हैं कि वो बाहरी चीज़ें बहुत चीज़ें डिस्कस नहीं करते और अभी उनको एम्बेरस नहीं करते पूछ के। तो मैं समझता हूँ कि आज चीज़ें मेरे ख्याल में फाइनल हो जाएंगी, तो फिर जब फाइनल हो जाती है तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा कुंडी साहब, साथ ही बिलावल साहब का भी ये कहना है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि एंड में जो 2 साल होंगे उनमें ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। इसके हवाले से बता दें। दूसरा ये कि क्या डिलेज जो हैं ये बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से हैं कि वहाँ कौन हुकूमत बनाएगा? आर दोज मेन पार्ट्स ऑफ द टॉपिक डिस्कस? नहीं, देखें, CC ने जो फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम वो जो फार्मूला है 3-2 वाला जो 3 साल और 2 साल उसको भी हम नहीं करेंगे, तो ये CC ने ऑलरेडी मैंडेट कमेटी को ये दिया कि इन दोनों चीज़ों में डिस्कशन ही नहीं है। अब मीडिया के जरिए आपके चैनल दूसरे चैनल जब एक चीज़ें करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा या ये हो रहा है, ज़राए से खबर चलाते हैं, तो वो चीज़ ज़राए से होती है। ये कोई वो नहीं है कि बिलावल साहब कोई इंटरेस्टेड नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने की इस पार्लियामेंट में, और 3-2 वाला फार्मूला कोई नहीं है और इसमें हम कोई इम्प्लीमेंटेशन करने बट बलूचिस्तान में आप अपना वज़ीर आला लाएंगे? बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी है, जिस तरह PMLN पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी है और हम उनको सपोर्ट करेंगे। इस तरह हम ये उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान में सेनेट में से क्या आप लोग पिक करेंगे? देखें, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं वजीर आजम का और फिर तो हमें अपोजिशन में बैठना पड़ेगा और दोबारा जैसे मैंने कहा कि री-इलेक्शन की तरफ नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, प्रेसिडेंट की हैं, स्पीकर की हैं और चेयरमैन सेनेट की हैं। तीनों पोस्टें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। हमारा जमहूरी हक है कि हम उसके इलेक्शन लड़े, हम लड़ेंगे और हम तमाम इत्यादी जमातों से बिलशमूम PMLN से उसके लिए वोट मांगेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो तीनों सीटों पर हमें वो वोट करेंगे। ऑलराइट, सो आज हम एक्सपेक्ट करें कमिंग अप आवर कॉन्वर्सेशन क्यों ये अनाउंसमेंट हो सकती है और वो फैसला आपका अभी तक अपनी जगह बरकरार है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं हो, ऐसे ही? जी बिल्कुल, और 2 साल के लिए बिलावल साहब वज़ीर आज़म आखिर में जो है वो 2 साल वो भी नहीं बनेगी, वो भी नहीं होगी। ठीक, और MQM क्या हिस्सेदार होगी सिंध असेंबली में? आप लोगों की सिंध हुकूमत में एज एन वहाँ इल्हाक होगा MQM के साथ? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई आखिर नहीं होता, लेकिन फिलहाल हमें मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है उनको इत्तेहाद में शामिल करने की। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है, हम खुद हुकूमत बना सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारे साथ वो हिस्सेदार होगी, लेकिन आई डोंट नो कल क्या होता है। लेकिन फिलहाल वज़ीर आला सिंध का कैंडिडेट फाइनल हो गया आपका? वज़ीर सिंध का कैंडिडेट देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत जल्द उसको अनाउंस करेगी। हर MP हमारा उम्मीदवार है, चाहे वो बलूचिस्तान का है चाहे वो सिंध का है, जो MP बने CM के उम्मीदवार हो सकते हैं। लिहाजा उस पर लीडरशिप जो है उस पर बहुत जल्द ये फैसले मेरे ख्याल में एक दफ़ा हो जाए नेशनल असेंबली का, तो फिर वो भी इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। कोई नाम शेयर करना चाहेंगे आप अभी?
मैंने कहा हर हमारा एमपी जो है वो उम्मीदवार है सीएम का, कौन नहीं चाहता कि मैं वज़ीर आला बनूं, हर एमपी की ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आला बनूं। आपने सारों को ही डाल दिया यानी इसमें। आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक यू कुंडी साहब, कल मिलते हैं फिर आपसे दोबारा इंशाल्लाह। ओके, सो देखिए ये है कि आपकी आवाज़ जो है, आपके जो सवाल हैं, वी ट्राई टू पुट देम टू द रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि कोई बीच की चीज़ें निकाल दें, कोई सोर्सेज ना हमें बता रही हूँ, हम डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई आपके क्या इरादे हैं। अच्छा तो जी, उधर हम मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क एक तरफ है, कराची एक तरफ है। कराची में बाकायदा पंखे चलना शुरू हो गए हैं और ये सैड बात है भाई। बिल्कुल, 2 दिन में ऐसा मौसम बदला है जैसे गर्मी आई गई है, समझ लें बस। इट्स द स्टार्ट ऑफ समर्स, बट अदरवाइज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कुंडी साहब का आपने मोटा वाला स्वेटर भी देखा था, इस्लामाबाद में भी शदीद ठंड है। मरी में मरी में क्या हो रहा है? जवाद अब्बासी हमें मरी का बता रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं बर्फ पड़ी है बहुत ज़्यादा। चलें ओवर टू जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में, और मरी के मौसम के हवाले से बात करें तो सुबह से बादलों और धूप की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। हल्की हल्की बर्फबारी का भी आगाज़ हो चुका है, वक्फे वक्फे से बर्फबारी जो है वो हो रही है, और बर्फबारी के होते ही जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। यखबस्ता ठंडी हवाओं का भी राज है और दर्जा हरारत इस वक्त -1 तक जा गिरा है। दूसरी तरफ सयाहों की बात करें तो सयाह इस वक्त एक खासी तादाद में मलका कौसार मरी में मौजूद हैं, लेकिन हालिया बारिशों के बायस जो है वो अपने कमरों तक ही मैसूर होकर रह गए हैं। हालिया बारिशों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से मरी में शदीद तरीन बारिशें, तूफान, आंधी झक्कड़ से निज़ाम ज़िंदगी जो है बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है। ख़ास तौर पे जो बिजली का निज़ाम था वो बुरी तरह मफलूज हो गया है। यहाँ के अक्सर और बेशतर जो फीडर्स थे वो ट्रिप कर गए हैं, बिजली की तारें, खंभे जो हैं वो गिर गए हैं, जिसके बायस यहाँ का पूरे का पूरा शहर और जो गाँव है वो मुकम्मल तौर पर पिछले 24 घंटे से तारीकी में डूबे हुए हैं। और इस वक्त जो रोड्स पे लगे साइन बोर्ड्स थे वो तेज़ तरीन हवाओं और आंधी के बायस जो है वो भी उखड़ गए हैं। साथ साथ कच्चे घरों की जो छतें थी वो भी उड़ गई हैं इन तेज़ तरीन हवाओं के बायस। जबकि इंतज़ामिया की बात करें तो इस वक्त तमाम तर इंतज़ामिया जो है वो ऑन फील्ड है, मुतहरिक है, और वो तमाम तर जो यहाँ का नुकसान हुआ है उसका जायज़ा ले रही है और उसको अजाला करने के लिए भी वो तैयार है। देखिए, जब मौसम के जो नुकसानात होते हैं ना, दैट उसके बाद फिर उनको रेक्टिफाई करना, उनको दोबारा से ये तारें शारें जो बता रहे थे। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हमने देना है एंड डिफिकल्ट, ये बहुत अहम ट्रिब्यूट है हमारे, इतना अहम है कि मतलब आपने मौसम की बात पूरी नहीं करने दी। पीएसएल भी हो रही है, पीएसएल की हम बात करेंगे। पीएसएल 9 के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उन्होंने दूसरी कामयाबी भी हासिल कर ली, और जबकि कलंदर्स को लगातार दूसरी शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। इतना you don't need to be mean about it. ठीक है, वापस आ जाएंगे। sad about it, हाँ, पर मुंह देखना पड़ा। Anyway, लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हो। Should we tell you all the details? जी, we should tell you। मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 187, बाकी बताएं ना यार। अच्छा, 187 रन्स बनाए और ग्लैडिएटर्स को 188 ऑब्वियसली उनका टारगेट मिला, और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शुरू से मैच पर जो थी अपनी जो गिरफ्त थी वो बनाए रखी, और आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हदफ हासिल कर लिया। और स्टार प्लेयर कौन थे? ख्वाजा नाफे। नाफे भी एक नया वर्ड है, नाम है, सॉरी वर्ड है। मैंने हमारे एक और दोस्त भी है नाफे। कौन नाफे दोस्त है आपका? है, लाहौर में होते हैं, लेकिन ख्वाजा नाफे जो हैं भाई, ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। हम जरा अभी इन्हें, he was so cool and calculated and classy about it. ग्रेट स्टोरी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इनका गालिबन ये 5वां मैच है T20। 60 रन की इन्होंने नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है। सऊद शकील 23 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए। जस्टिन रॉय ने 34 बनाए। कप्तान रायली रूसो 18 बनाकर पवेलियन लौटे। सरफराज अहमद को 11 रन पर सलमान फयाज ने आउट किया। तो लाहौर कलंदर की जानिब से शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान एक विकेट हासिल कर सके। आज है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच। ठीक है जी, सो हम हमारे जियो फैमिली का हिस्सा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, मैच देखा आपने? मतलब एक लड़का ख्वाजा नाफे जिसकी बड़ी बात हो रही है, आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी हो, उसकी ड्राइव्स का बड़ा जिक्र है, फिर हारिस को भी छक्का मारा, फिर शाहीन को भी गालिबन एक छक्का मारा। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस सो फार? नो लुक शॉट कहलाता है वैसे, बाय द वे। बात ये है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि जो हम पिछले 4-5 साल से देखते आ रहे थे, जो हमारी इंटेंट थी T20 में या वनडे में, वो जो है ना भाई हमें चेंज करने की जरूरत है। अब ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर आएंगे, जानदार खान जैसे प्लेयर आएंगे,
और साहबजादा फरहान भी जिस इंटेंट से खेल रहे हैं, तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो मैच जितवाएं, जो टीम के लिए खेलें। सारे खेलते हैं पर जिस इंटेंट से ये खेल रहे हैं, देखें कोयटा ग्लैडिएटर की इंटेंट की बात करें तो ख्वाजा नाफे जिस तरह बैटिंग करने के लिए आए तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्या पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वो खेलने के लिए आए। नो डाउट इसमें पिचेस बड़ी फ्रेंडली है, आप कि में बिल पावर होनी चाहिए, आप इम्प्रोवाइज करें, आप अच्छे बॉल कोई बैड बॉल बना सकते हैं। तो ये जो चीज है ये पाकिस्तानी T20 के लिए, पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है। फिर ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयरों को लेके आना चाहिए और जो पुराना जो बंच है हमारा डेफिनेटली उसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि हमें अब वो नहीं चाहिए कि जिनके स्ट्राइक रेट 130 के पास हो या 20 के पास हो। हमें वो चाहिए जिनके स्ट्राइक रेट 200 को टच करें, और ये T20 में भी डिमांड है और वनडे में भी डिमांड है, तब जाके पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी होगी। अच्छा, हम जरा बॉलिंग की बात करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स हमें बड़ी वेल जेल्ड इस वक्त, ऑल्दो इतने चले मैचेस नहीं हुए, लेकिन उनमें भी नजर आ रहा है कि बड़ी कोहेसिव किस्म की टीम है। और खासतौर पे साउथ शकील जो हैं वो वैसे तो टेस्ट प्लेयर ही कहलाए जाते हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी लाजवाब है। पूरी एक टेक्निक, पूरा स्टाइल लगता है कि इन्होंने बड़ा सोच समझ के क्यूरेट की है PSL के लिए। टॉकिंग अबाउट साउथ शकील, ये टेक्निक अगर अच्छी हो किसी भी बैटर की तो फॉर्मेट आप देख लें, साउथ शकील आप T20 में भी परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली देखें, सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट को जाता है और जिन्होंने उसको प्रमोट किया। और बात ये है कि हमारे ज़हन में भी यही था कि वो टेस्ट प्लेयर है और जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, ये दूसरा मैच है उनका और उन्होंने टीम को जिताने में उनका अहम रोल है, क्योंकि ऊपर से जब आप ऐसे खेलते हैं और जिस तरह उन्होंने टेक ओवर किया शाहीन को और जमान को और हारिस को। हालांकि अगर आप देखा जाए कि हमारे जो बॉलर है ये हारिस हो गए, शाहीन हो गए या जमान हो गए, ये बेस्ट बॉलर कंसीडर किए जाते हैं T20 में, इनको हिट करना आसान नहीं है। पर जिस तरह वो खेल रहे हैं, अगर वो इसी तरह PSL के मैचेस में खेलते रहें, पर अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब यूं ही प्लेऑफ के मैचेस आएंगे, सेमीफाइनल फाइनल आएंगे, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बिल्ड होता है। तो डेफिनेटली जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो उन मैचों का भी हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा आप कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट डिक्लाइन है अब तक। उनके 2 मैचेस में जितने रन उन्होंने खाए हैं और जितनी विक्ट्री हैं वो भी हमारे सामने हैं। हालांकि हमें ज़ाहिर उम्मीद भी है, हमारे स्टार थे हैं नहीं, और फिर उनका बड़ा फेमसली उनका ये कहना कि मैंने टेस्ट के लिए नहीं जाना, आपको पता है ये रिफ्यूज कर दिया एंड ऑल दैट, बट टेस्ट आपने खेलना नहीं है, परफॉर्मेंस आपकी T20 के भी काबिल नहीं रही। वैसे T20 की परफॉर्मेंस उनकी देख के लगता है कि वो टेस्ट कहीं करीब भी पहुंच सकते थे खेलने के। वो फैसला तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर दिया था, लेकिन अब T20 में भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो परफॉर्मेंस को क्या हो गया? देखिए, एज ए क्रिकेटर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हम हमेशा प्लेयर्स की फेवर करते हैं, प्लेयर को हमेशा कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंस देने की, उनको मोटिवेशन देने की। पर ये जो क्रिकेट है सबके साथ ऐसा ही है। हमने वकार यूनुस को देखा हुआ है, शोएब अख्तर को देखा हुआ है, वसीम अकरम को देखा हुआ है, उनका फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा था और उनकी मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे। वो टेस्ट क्रिकेट को भी प्रेफरेंस देते थे, वनडे को भी देते थे। नो डाउट उस वक्त T20 नहीं थी, पर ये कि आपको इन चीजों पर देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ हारिस रऊफ का जो डिक्लाइन की बात अभी चल रही है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, अभी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी देखा हमने, और यही है कि इनका फिटनेस लेवल मैं समझता हूँ लो हुआ है। इनको फिटनेस लेवल अपना अप करना पड़ेगा और कोशिश करें कि अगर फोकस इनका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये दोबारा टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में अपना सोचते हैं कि मैं खेलूं, तो फिर ये अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, जहादाद खान की बात करेंगे, लाहौर कलंदर के हिटर हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस सामने आई, 17 बॉलों पे 45 और सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया अपने डेब्यू मैच में इन PSL। सो हम जहां नाफे का जिक्र कर रहे हैं वहाँ जहादाद की भी तो बात होनी चाहिए। जी डेफिनेटली देखें, जहादाद जैसे मैंने कहा कि नाफे हैं, जहादाद
आए हैं, दो और प्लेयर उम्मीद है कि वो भी नजर आएंगे इस PSL में। पर अभी जितनी फ्रेंडली पिचेस हैं या जहां पे 200 स्कोर बन रहा है हर मैच में, उसमें थोड़ा सा डाउट आता है, क्योंकि जहां 200 स्कोर बन रहा है इसका मतलब है कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, ना स्पिनर के ना फास्ट बॉलर के लिए। हमें कंडीशन वाइज भी देखना पड़ता है। हम पास में यही गलतियां कर चुके हैं कि एक मैच की परफॉर्मेंस में या 2 मैच की परफॉर्मेंस में आपने सिलेक्ट कर लिया, हम सुपरस्टार बना देते हैं और उसके बाद बच्चे फिर कंट्रोल में नहीं आते, ऐसा भी होता है। नहीं, देखिए बात ये कि ये हमारे भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है। हम तो चाहते हैं कि ये ऐसे प्लेयर आए जो पाकिस्तान को सर्व करें, पाकिस्तान को मैच जितवाएं। तो इनके लिए ये है कि अभी पिच पे देखना पड़ेगा, जहां पे यहाँ पे पिच में 150 हो रहा है, 40 हो रहा है, वहां पे इनकी इंटेंट देखी जाएगी, क्योंकि वहां पे पिच में कुछ ना कुछ होता है, वहां पे स्कोर करना मुश्किल होता है। जिस कंडीशन में 200 स्कोर हो रहा है वहां पे तो आप लाहौर कलंदर रज़ाक भाई दूसरा मैच लगातार हार गई है, ये बताएं आप कि इस दफा मतलब 2 दफा की चैंपियन और इस मर्तबा इस तरह का स्टार्ट, व्हाट इज मिसिंग इन लाहौर कलंदर दिस टाइम? देखिए, मेरे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि बिल्कुल ही जब आप समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, पर ये है कि आपको एक कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहिए। जिस सेम कोटा ग्लैडिएटर ने भी किया था आज से 3-4 साल पहले जब टूर्नामेंट जीता था, तो 3-4 प्लेयर जो है वो रिप्लेसमेंट हो गई थी। तो अभी इनका जो कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक जो ओपन करते आ रहे थे, अब उनकी जगह साबजत फरहान लेके हैं, ठीक है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फखर का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है कि जब फखर इन पिचों पे स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली ये ऐसा टोटल सेट करेंगे जो दूसरी टीम वो चेंज नहीं कर सकेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा, इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और राशिद खान की कमी तो है जाहिर है, मगर एक बंदे की कमी से टीम इस तरह, मतलब उनकी कमी की बात पहले दिन से हो रही है, जैसे पहले जब से पहला मैच हारे हैं। देखिए मतलब एक बंदा फिर भी एक बंदे का ही पोटेंशियल लेके आ सकता है ना, बाकी टीम को ढेर तो नहीं हो जाना चाहिए इसके नीचे। डेफिनेटली देखें, जब आप टीम जीती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होता है। तो जैसे कोटा ग्लैडिएटर को देख रहे पिछले 2-3 सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो उनकी चेंज बनती थी, जब उन्होंने चेंज किया तो वो सक्सेसफुल हुए। अब लाहौर कलंदर पिछले 2 साल से जीते आ रही है कि इनको कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ वो नहीं तोड़ना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को ही ओपन करवानी चाहिए। और अब उन्होंने साबजत फरहान को भी रखा है, डेफिनेटली उसको भी यूटिलाइज करना है। अब ये कि इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मैं समझता हूँ जहांदाद के आने से मैं समझता हूँ बेहतर हुआ है। साबजत फरहान तो स्कोर कर रहे हैं दोनों मैचेस में, हमने देखा है। जी देखें, जब ये लाहौर से बाहर निकलेंगे ना तो फिर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी टीम की, क्योंकि जो टीमें लाहौर में खेल रही हैं, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडली पिचेस हैं, यहाँ पे इस हाई स्कोर हो रहे हैं। तो अब मुल्तान में भी देखा है हमने कि वहां पे भी 185 चेज नहीं हो सका। जब यहाँ से कराची जाएंगे तो वहां पे देखना चाहिए, वहां पे जरा लो पिचेस होती है, टर्निंग भी मिलती है, स्पिनर को भी मदद मिलती है, तो वहां पे लो स्कोरिंग मैचेस भी होंगे। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि प्ले ऑफ में हम देखेंगे कि जो प्ले परफॉर्म कैसा करें। ठीक है जी, सब मिलके देखेंगे, फिर आपसे दोबारा बात कर लेंगे। थैंक यू अब्दुल रज़ाक भाई। थैंक यू। अच्छा, अभी ऑब्वियसली हम बात तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली इन द टूर्नामेंट criticizing, but we are observing who has the potential to go forward, क्योंकि अभी 4 तो मैचेस हुए। आज किसका मैच है जल्दी से बताएं। अभी हमने बताया था इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का मैच है आज। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अच्छा, मुल्क भर में मौसम कैसा है? ज़्यादातर इलाकों में तो बारिश हो रही है, बर्फबारी पड़ रही है पहाड़ों पर, और जो इस तरह की पट्टी है हमारी सदर्न पट्टी है, यहाँ पे भी कहीं बारिश हो रही है, लेकिन अदरवाइज गर्मी है मौसम। बिल्कुल, मरी के विजुअल्स आपको दिखाए थे पिछले घंटे में, और आज़ाद जम्मू कश्मीर को ज़रा देख लें, गलियात, मतलब इट इज़ क्वाइट स्टनिंग विजुअली देखा जाए तो। वहाँ जी दर्जा हरारत जो है वो कम हो रहा है और ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ कुछ ऑपोजिट सीन चल रहा है, तो हम ज़रा स्प्लिट हुए हैं। कालाम के शॉट्स देखें, अब ये मुझे ना ये शॉट्स देखें, हम आपको भी दिखा रहे हैं वैसे तो, बट आई रियली वांट टू गो एंड सी। फिर इंतज़ामिया का काम भी बड़ा हुआ है, आपको पता है, सड़कों को राब्ता बहाल रखने के लिए भी बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन मुतअद्दिद मकामात पे अभी भी इत्तलात हैं कि बर्फबारी की वजह से और कुछ पत्थर गिरने की वजह से कश्मीर में तो राब्ता भी मुनक़ता हुआ है। इमरजेंसी बाय द वे ये शॉट्स जो दिखा रहे हैं ये मरी के हैं, और उन्होंने निज़ाम जो है थोड़ा सा सेट किया हुआ है ताकि वो 2-3 साल पहले जो हुआ था
अल्लाह ना करे दोबारा इस किस्म का। लेकिन बर्फ से नीलम जहलम के अतराफ की कई सड़कें बंद हैं। मुजफ्फराबाद शाहराह पर पत्थर गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। सो इफ़ यू प्लान टू ट्रैवल, देख लें भैया आपने जाना है कि नहीं जाना। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ओवरऑल मौसम की आपसे बात करेंगे सरदार साहब के हम देख रहे हैं कि स्प्लिट हुआ हुआ है, थोड़ा सा बाइपोलर हो गया मौसम, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि मुल्क में दो मौसम जो हैं वो जनूबी इलाकों में कुछ और मौसम चल रहा है, मलाई इलाकों में बारिश बर्फबारी वगैरह हो रही है, हम दिखा भी रहे हैं। ये नॉर्मल पैटर्न है, ऐसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल नॉर्मल आप कह सकते हैं एक लिहाज से, इसलिए कि जो वेस्टर्ली वेव होती है ना उसका अगर पूरे मुल्क पर इन्फ्लुएंस ना हो तो जाहिर है फिर इस तरह से ही होता है। जैसे जनूब में बहुत कम है उसका असर और शुमाल में है। केपी में अच्छी बारिश हुई, कहीं पर लाइट रेन, कहीं पर मॉडरेट, इसी तरह पंजाब के भी बेशतर इलाकों में हल्की सी बारिश रिपोर्ट हुई। बलूचिस्तान और मुल्का इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई और ये बारिश का स्पेल अगले 2 दिन चलेगा। तो ये वेव बेसिकली जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री है उसी पर इफेक्ट कर रही है। तो जनूब में तो सर्दी आपको पता है कि फरवरी के जब तीसरा आखिरी हफ्ता शुरू होता है तो वैसे भी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहाँ तो ठीक ठाक बर्फबारी हो रही है, फिर बारिश भी हो रही है, तो क्या उम्मीद रखें? हमें गर्मियों में जो खदशा था कि पानी की कमी हो सकती है वो अब नहीं होगी होपफुली इंशाल्लाह। देखिए अभी तक तो कोई इतनी बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं हुई है, लाइट स्नोफॉल ही हुई है। जो जनवरी के आखिर में एक्सपेल हुआ था 28 जनवरी के बाद, तो उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 8 या 10 फीट इतनी पड़ी थी। कुछ जो कालाम वगैरह की साइड पे, मालम जबा और कालाम की साइड पे, और दूसरी तरफ मरी और गलियात साइड पे भी कुछ ना कुछ हुई थी स्नोफॉल, लेकिन उतनी नहीं हुई। इसलिए कि जो जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी में पड़ने वाली स्नोफॉल होती है बेसिकली वो इतनी सस्टेन नहीं कर सकती। इसलिए कि जनवरी और दिसंबर की जो होती है वहाँ उन 2 महीनों में टेम्परेचर खासे कम होते हैं और सर्द होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करती है और उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो अब देखिए ये स्पेल जो है और इसके बाद एक और स्पेल है फरवरी के आखिरी दिनों में, तो इसमें कितनी स्नोफॉल होती है। अच्छा, वैसे तो हम इस महीने को देखें फरवरी को कि आखिर तक मौसम में बहार जो है ना वो तसव्वुर किया जाता है, तो सर्दी का मुकम्मल खात्मा जो है वो आप कब देख रहे हैं? हम ज़रा डिले में जा रहे हैं। देखिए असल में जैसे हमारे पूरे मुल्क का आप देखें ना तो जनूब में तो सर्दी अब खासी कम हो गई है, रात में थोड़ी बहुत खुनकी रह गई है और मेरे ख्याल में अब जो वेस्टर्ली वेव की वजह से फ्लो ऑफ विंड्स इस तरह से है कि अब रात की सर्दी भी अगले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी यहाँ जनूब में, लेकिन शुमाल में रहेगी। अभी तो शुमाल होता है कि अगर शुमाली इलाका जाता है जो पाकिस्तान में, वहाँ पर अगर मार्च के आखिर में भी कोई अच्छा स्पेल हो जाता है, मिड ऑफ मार्च के बाद भी, तो भी सर्दी एक तरह से वहाँ लौट आया करती है। तो वहाँ तो रहेगी अभी, यानी कम अज़ कम इसके फरवरी के जो बकिया दिन है इनमें और मार्च के पहले हफ्ते तक तो सर्द मौसम ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि भाई अभी कोई इतनी भी बर्फ़ नहीं पड़ी है। ये कह रहे थे नॉर्मल वाली होती है, जब ये सर्दियां खत्म हो रही होती हैं तो इतनी बर्फ पड़ती है। सो आई गेस दैट्स नॉर्मल। और जो वहाँ लोग रहते हैं उनको भी पता होगा ना, क्योंकि आपको अपने शहर के मौसम का कुछ पता ही होता है, अनलेस कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए।